हेलो, गुड मॉर्निंग। आज के इस वीडियो में हम बजट 2024 से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न कवर करेंगे और सारे तथ्यों को यहाँ पर मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करके बताऊंगी। वीडियो को ध्यान से देखिएगा, सारी चीज़ें आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएंगी। वीडियो को ध्यान से देखना है और लास्ट में क्वेश्चन आपसे पूछेंगे जिसका आंसर आपको कमेंट करना है। यहाँ पर जो क्वेश्चंस हम लेकर आए हैं वो भी सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं और एग्जाम में कई बार लगातार पूछे गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। बजट 2024 वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा मोदी सरकार 3.0 के पहले केंद्रीय बजट पेश किया गया है। अभी वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमण है, आपको याद रखना है। देखिए, इस बार लोकसभा के इलेक्शंस हुए थे तो इसके पहले भी एक बार बजट पेश किया गया था, उसको अंतरिम बजट कहते हैं। ठीक है, इसके पहले जो बजट पेश हुआ था वो था अंतरिम बजट। ये कब होता है? जब लोकसभा के चुनाव जिस साल होते हैं ना, वहाँ किया जाता है कि एक बार अंतरिम बजट सरकार बनने से पहले पेश किया जाता है। उसके बाद जब सरकार बन जाती है उसके बाद जो मेन बजट होता है, पूर्ण बजट, उसको पेश किया जाता है। तो ये जो अभी बजट पेश किया गया है 23 जुलाई को, ये पूर्ण बजट है। ठीक है, कौन सा बजट है? पूर्ण बजट है, आपको याद रखना है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है क्योंकि इस साल आपने 2 बजट सुने होंगे। अब देखिए, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 23 जुलाई को लगातार 7वीं बार बजट पेश करने का रिकॉर्ड बनाया। 1 घंटे 23 मिनट के भाषण में वित्त मंत्री द्वारा पेश की गई केंद्रीय बजट 2024 का फोकस 4 जातियों पर है। इनके लिए 4 जातियां कौन सी है? जो सरकार है ना अभी एनडीए सरकार, इनके लिए 4 जातियां हैं: गरीब, महिला, युवा और किसान। ये प्रमुख जातियां हैं। जबकि बजट की थीम रखी गई है रोजगार, स्किलिंग, एमएसएमई, मिडिल क्लास। इस पर केंद्रित है इस साल की बजट। अब देखिए, बजट में न्यू टैक्स रेजिम चुनने वाले के लिए अब 7.75 लाख तक की इनकम टैक्स फ्री हो गई है। इसको फ्री भी किया जा सकता है। ठीक है, इस तरह की यहाँ पर कुछ स्कीम्स ये लेकर आए हैं, यानी उन्हें 17.5 हजार रुपये का फ़ायदा होने वाला है। अब देखिए कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। वित्त मंत्री ने नीतीश कुमार के बिहार को, नीतीश कुमार कहाँ से? बिहार के हैं, तो यहाँ से 58,900 करोड़ और चंद्रबाबू नायडू को आंध्र प्रदेश के हैं ये, जिन्हें 15,000 करोड़ के पैकेज दिए गए हैं। अच्छा, अभी नए पैकेज क्यों दिए गए हैं स्पेशल नीतीश कुमार चंद्रबाबू नायडू को? क्योंकि जो सरकार बनी है ना, ये एनडीए सरकार है। कौन सी सरकार है? ये एनडीए सरकार है। जेडीयू और टीडीपी की मदद से यह सरकार बनी है, क्योंकि बीजेपी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला था। 400 पार का नारा लगाया गया था लेकिन पूर्ण बहुमत नहीं मिला। 272 सीटों की आवश्यकता होती है, उसके बाद ही कोई सरकार बनती है, लेकिन सरकार नहीं बनी। तो यहाँ पर इन ये जो पार्टी है ना, 2, नीतीश कुमार चंद्रबाबू नायडू, इनकी हेल्प ली गई, इनको मिलाया गया, गठबंधन की सरकार बनी है जिसका नाम है एनडीए। तो ज़्यादा पैकेज भी किन्हें दिया गया? नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू जो है बिहार और आंध्र प्रदेश, इनको ज़्यादा पैकेज दिया गया। अब देखिए, केंद्र में नीतीश की जेडीयू के 12 और नायडू के टीडीपी 16 सांसद हैं। ठीक है, जिनकी मदद से सरकार चल रही है। पहली नौकरी वाले जिनकी सैलरी 1 लाख रुपए से कम होगी, उन्हें सरकार अधिकतम 15,000 रुपये 3 किश्तों में देने वाली है। ठीक है, ये किन के लिए है? पहली नौकरी वाले जिनकी सैलरी 1 लाख रुपए से कम है, उनको फ़ायदा होने वाला है। अब देखिए, युवाओं के लिए क्या है? केंद्र सरकार ने 500 टॉप कंपनियों में 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप देने की घोषणा की। इस दौरान इंटर्न को 5,000 रुपये हर महीने स्टाइपेंड और 6,000 रुपये वन टाइम सपोर्ट दिया जाएगा। केंद्र सरकार ने एमएसएमईएस के लिए मुद्रा लोन की रकम 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख रुपये कर दी है। ठीक है, अब देखिए बजट में किसे क्या मिला है। टैक्स पेयर्स की हम बात करते हैं तो न्यू रिजिम से इनकम टैक्स में 17.5 हजार का फ़ायदा होने वाला है। कैसे? देखिए, न्यू टैक्स रिजिम के तहत अब 3 लाख से 7 लाख रुपए की आय पर 5% के हिसाब से टैक्स देना होगा। उसी तरह से थोड़ा बदलाव किया गया है, बढ़ा दिया गया है पहले से दायरा। पहले जैसे 6 लाख तक हुआ करता था ना, अब 7 लाख कर दिया है, 3 से 7 लाख। न्यू टैक्स रिजिम में बाकी स्लैब में भी कुछ बदलाव किए गए हैं। इन दोनों बदलावों से टैक्स पेयर्स को 17,500 रुपये तक का फ़ायदा होने वाला है। और देखिए, पुराने टैक्स रेजिम में कोई भी बदलाव नहीं किया गया है, तो हम यहाँ पर पुराने और नए दोनों को कंपेयर करके देख लेते हैं। देखिए, हम पुराने की बात करें तो पुराने में 3 लाख रुपए जिनकी इनकम थी उन्हें कोई भी टैक्स नहीं देना था, अभी भी यही है। ठीक है, दूसरा पॉइंट देखिएगा, 3 से 6 लाख रुपए जो पहले कमाते, जो पुरानी स्कीम है ना, पुराना स्लैब, उसमें 5% टैक्स देना होता था। लेकिन अब जो नया स्लैब आया है उसमें 3 से 7 लाख रुपए जो कमा रहे हैं उन्हें 5% की दर से टैक्स देना होगा। पहले 6 से 9 लाख था, अब 7 से 10 लाख हो गया है। 7 से 10 लाख जो कमा रहे हैं उन्हें 10% का टैक्स देना होगा। फिर उसके बाद देखिएगा, पहले 9 से 12 जो कमाते थे
उन्हें 15% का टैक्स देना था। अब 10 से 12 लाख जो कमाते हैं उन्हें देना होगा 15% का टैक्स। बाकी नीचे के जो दो पॉइंट है यहाँ पर कोई बदलाव नहीं है। जैसे 12 से 15 लाख जो कमाते हैं उन्हें 20% देना था, अभी भी देना है। 15 लाख से ज़्यादा जो कमाते हैं उन्हें 30% का टैक्स पहले भी देना था, अभी भी देना है। ठीक है, पुरानी दर भी यही है, नई भी है। बदलाव यहाँ पर हुआ है 3 से 7, 7 से 10 और 10 से 12, यहाँ पर आपको बदलाव देखने के लिए मिलेगा। अब देखिए नेक्स्ट है शिक्षा, ट्रेनिंग, रोजगार, एजुकेशन लोन, पेड इंटर्नशिप, ईपीएफ में भी पैसा। शिक्षा के लिए 1.48 लाख करोड़ रुपए दिए गए हैं। पिछले बजट से यह 32% ज़्यादा है। नौकरियां और स्किल ट्रेनिंग से जुड़ी 6 स्कीम्स का भी ऐलान किया गया है। अब देखिए युवा कारोबारी की हम बात करें तो मुद्रा लोन 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख कर दिया गया है। मुद्रा योजना के तहत अपने बिजनेस शुरू करने वाले लोगों को जो कैटेगरी में लोन दिया जाता था ना, इनकी 3 कैटेगरी हैं, जैसे शिशु, किशोर और तरुण। तीसरी कैटेगरी में लोन की रकम 2 गुनी कर दी गई है। जो तीसरी कैटेगरी है तरुण, इसमें 2 गुनी कर दी गई है। जैसे पहले 10 लाख था, 20 लाख कर दी गई है। अब देखिए एग्रीकल्चर की हम बात करें, 5 राज्यों में नए किसान क्रेडिट कार्ड सम्मान निधि नहीं बढ़ी है। अब देखिए एग्रीकल्चर और उससे जुड़े सेक्टरों के लिए 1.52 लाख करोड़ रुपए दिए गए। पिछले साल 1.25 लाख करोड़ रुपए दिए गए थे, तो यहाँ पर थोड़ी बढ़ोतरी हुई है। यानी इस बार किसानों के लिए बजट 21.6% यानी 27,000 करोड़ रुपए बढ़ा दिया गया। 5 राज्यों में नए किसान क्रेडिट कार्ड जारी करने का ऐलान किया गया। सम्मान निधि में कोई भी बढ़त देखने के लिए नहीं मिली है। स्वास्थ्य की हम बात करें तो कैंसर की 3 दवाएं कस्टम ड्यूटी फ्री कर दी गई। आयुष्मान पर नया ऐलान अभी नहीं देखने के लिए मिला है। ठीक है, जो आयुष्मान कार्ड है ना इनका, उस पर कोई भी ऐलान अभी देखने के लिए नहीं मिला है, लेकिन जो कैंसर की 3 दवाएं हैं उस पर कस्टम ड्यूटी फ्री हो गई। सरकार ने जिन 9 प्राथमिकताओं का जिक्र किया उनमें हेल्थ शामिल नहीं है। बजट से आयुष्मान भारत योजना से जुड़े बड़े ऐलान का अनुमान था, लेकिन ऐसा देखने के लिए नहीं मिला। अब देखिए सरकार ने कैंसर की 3 दवाओं पर कस्टम ड्यूटी 0 कर दी है, यानी इनके आयात पर टैक्स नहीं लगेगा। इससे कैंसर का इलाज कुछ सस्ता हो सकता है। वित्त मंत्री ने नए मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल खोलने की बात कही, लेकिन इसके लिए फंड का अलोकेशन नहीं बताया है अभी। ठीक है, अगला महत्वपूर्ण पॉइंट देखिएगा, डिफेंस की हम बात करें तो बजट 400 करोड़ बढ़ा है। ज़्यादातर बढ़ोतरी सैलरी पेंशन में देखने के लिए मिली। सेना को खर्च के लिए 6,21,940 करोड़ रुपए मिले हैं, जो अंतरिम बजट से महज 400 करोड़ यानी 0.064% ज़्यादा है। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था शुरू में कि एक अंतरिम बजट पेश किया गया था लोकसभा के इलेक्शंस के पहले, ताकि जो पब्लिक है वो समझ सके कि अब जो अगर वापस सरकार हमें से चुनेंगे तो ये हमारे लिए और क्या करेगी। तो इसलिए एक अंतरिम बजट पेश किया गया था। अब जो पूर्ण बजट पेश किया गया है उसमें और थोड़ा यहाँ पर बढ़ा दिया गया है बजट। ठीक है, देखिए इसमें हथियारों की खरीद और सैलरी पेंशन को मिलने वाला बजट जस का तस है। 400 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी रक्षा मंत्रालय के हिस्से गई है। ठीक है, अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। लगातार तीसरे साल कैपिटल बजट यानी हथियारों की खरीद और सेना के मॉडर्नाइजेशन पर होने वाले खर्च में कटौती की गई है। लगातार तीसरे साल इन्होंने ऐसा किया है सरकार ने कि इस पर कटौती की है। डिफेंस बजट का 67.7% हिस्सा जो है रेवेन्यू और पेंशन बजट को मिला है, जिसका ज़्यादातर हिस्सा सैलरी और पेंशन बांटने में ही खर्च हो जाता है। मतलब सैलरी और पेंशन बांटने में ही खर्च हो जा रहा है डिफेंस का बजट। कितना? 67.7%। अब देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़क, इंडस्ट्रियल एरिया और 5 राज्यों में इंफ्रा प्रोजेक्ट। इसमें देखिए बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए 11.11 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। इनमें सड़कें, औद्योगिक क्षेत्र और पूर्वोदय स्कीम के तहत बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश किए जाने वाले इंफ्रा प्रोजेक्ट यहाँ पर शामिल हैं। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर में चीज़ें यहाँ पर पैसा लगाया जाएगा। अब चलिए आइए बात करते हैं बिहार को कितना मिला। बिहार को कितना मिला? बिहार को दिया गया 58,900 करोड़ और आंध्र प्रदेश को 15,000 करोड़।
मोदी सरकार 3.0 बिहार के सीएम नीतीश कुमार की जेडीयू और आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी के भरोसे केंद्र में सत्ता चला रही है। ठीक है, जैसा मैंने आपको शुरू में बताया था। वित्त मंत्री ने बिहार में इंफ्रा और अन्य प्रोजेक्ट्स के लिए 58,900 करोड़ रुपए और आंध्र प्रदेश की नई राजधानी अमरावती के विकास के लिए 15,000 करोड़ रुपए की घोषणा की है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा। क्या सस्ता हुआ, क्या महंगा हुआ है? देखिए, मोबाइल फ़ोन, सोना चांदी सस्ते हुए, प्लास्टिक का सामान महंगा हो गया है। मोटे तौर पर 4 राज्यों पर कस्टम ड्यूटी घटी और 2 की ड्यूटी बढ़ाई गई। इससे करीब 7 प्रोडक्ट सस्ते हुए हैं, 2 प्रोडक्ट महंगे हो सकते हैं। ठीक है, और मोबाइल फ़ोन, चार्जर और सोने चांदी के गहनों पर कस्टम ड्यूटी घटाकर 6% कर दी गई। वहीं प्लास्टिक पर यह ड्यूटी बढ़ा दी गई है। इससे प्लास्टिक प्रोडक्ट महंगे हो सकते हैं। हालांकि ये जो प्रोडक्ट हैं कितने सस्ते या महंगे होंगे यह साफ नहीं है। कस्टम ड्यूटी यहाँ पर हटाई गई है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, चीन समर्थक मालदीव की मदद घटाई गई है और श्रीलंका को अब ज़्यादा सहायता मिलेगी पहले से ज़्यादा। इस बार इस तरह से बजट बनाया गया। विदेश मंत्रालय को 22,154 रुपये दिए गए हैं विदेश मंत्रालय को। ठीक है, पिछले साल विदेश मंत्रालय को 29,121 करोड़ रुपए दिए गए थे। इसमें से देखिए 6,967 करोड़ की कटौती अब की गई है। विदेश मंत्रालय के बजट में नेबर्स फर्स्ट पॉलिसी और सागर मिशन के तहत भारत के पड़ोसी और मित्र देशों की आर्थिक मदद के लिए राशि आवंटित की गई। ठीक है, जो पॉलिसी हमारी नेबर्स फर्स्ट पॉलिसी, मतलब जो अपने पड़ोसी हैं पहले उनकी मदद करना, और सागर मिशन। ठीक है, देखिए इस पॉलिसी के तहत भूटान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका और मालदीव समेत 10 देश शामिल है जिनकी आर्थिक मदद भारत देश करता है। सबसे ज़्यादा भूटान के लिए 2,068 करोड़ का पैकेज रखा गया है। सबसे ज़्यादा भूटान के लिए 2,068 करोड़ का पैकेज रखा गया, या पिछले साल से करीब 400 करोड़ कम देखने के लिए मिलता है, लेकिन सबसे ज़्यादा भूटान को आर्थिक मदद देते हैं। बजट में सबसे ज़्यादा जो कटौती हुई है वह चीन समर्थक मालदीव के पैकेज में की गई। ठीक है, वैसे ज़्यादातर जो कंट्रीज़ हैं ना भारत देश के आसपास, उन्हें चीन का समर्थक मिलता है, लेकिन मालदीव ने अभी क्या किया था, बीच में भारत देश का बाइकआउट कर दिया था। तो सबसे ज़्यादा कटौती भी इन्हीं के ही पैकेज में की गई। 2023 में मालदीव के लिए आर्थिक मदद 183 करोड़ से बढ़ाकर 770 करोड़ कर दिया गया था। 770 करोड़ करने के बाद भी मालदीव में जो मुंचू सरकार है, उन्होंने भारत देश की जो सरकार है अभी प्रेजेंट में, उसके खिलाफ काफ़ी ज़्यादा आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। फिर क्या हुआ 2024 में, वहीं इस साल इसे 400 करोड़ अब कर दिया गया है। 770 करोड़ से माइनस करके अब इसमें 400 करोड़ कर दिया गया। ठीक है, अब 400 करोड़ की मदद की जाएगी, पहले 770 कर दी गई थी। अब देखिए श्रीलंका और नेपाल के लिए बजट में बढ़ोतरी हुई है। इसमें श्रीलंका की मदद 60 करोड़ से 4 गुना ज़्यादा बढ़ाकर 245 करोड़ अब कर दी गई। पहले 60 करोड़ की मदद होती थी श्रीलंका की, अब 245 करोड़ की आर्थिक मदद की जाएगी। वहीं नेपाल में चीन समर्थक केपी ओली की सरकार है, इसके बावजूद भी इनकी आर्थिक मदद को 650 करोड़ से बढ़ाकर 700 करोड़ कर दिया गया है। चलिए बाकी बजट की योजनाएं देख लेते हैं। पीएम आवास योजना, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान योजना, इनके तहत देखिएगा। पीएम आवास योजना के तहत 1 करोड़ शहरी गरीबों के लिए 10 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट होगा। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना में 1 करोड़ घरों को हर महीने 300 यूनिट फ्री बिजली मिलने वाली है। प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान योजना के तहत आदिवासियों के 63,000 गांव कवर होंगे, जिसमें 5 करोड़ लोगों को फ़ायदा मिलने वाला है। ठीक है, कितने 63,000 गांवों को कवर किया जाएगा आदिवासियों के। अगला प्रश्न है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का यह लगातार कौन सा बजट है? तो यह 7वां बजट है, आपको याद रखना है। देखिए 2024 में इन्होंने 2 बजट पेश किए हैं। एक लोकसभा इलेक्शंस के पहले अंतरिम बजट था, और दूसरा वाला लोकसभा इलेक्शंस होने के बाद, इनकी सरकार वापस बनने के बाद ये वापस वित्त मंत्री बनी, और उनके बाद वापस इन्होंने जो बजट पेश किया है वह पूर्ण बजट है। ठीक है, तो इसी साल इन्होंने 2 बजट पेश किए हैं, 6वां भी और 7वां भी, आपको याद रखना है।
भारत की पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री के रूप में 2019 में सीतारमण का बजट भाषण 2 घंटे 17 मिनट का चला था ना। अगर आपसे समय पूछा जाए तो याद रखिएगा, साल 2020 की हम बात करें तो 2 घंटे 40 मिनट का भाषण था। 2021 में इन्होंने 1 घंटा 50 मिनट का भाषण दिया था। 2022 में इन्होंने 92 मिनट का भाषण दिया। 2023 में इन्होंने 87 मिनट का भाषण दिया और 23 जुलाई 2024 की हम बात करें तो 1 घंटे 23 मिनट का भाषण था। वहीं इसके पहले जो अंतरिम बजट वाला भाषण था वो तो 56 मिनट का भाषण था। ठीक है, तो सब अगला प्रश्न कवर करते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत केंद्र सरकार संसद में बजट पेश करती है? तो अनुच्छेद 112 के तहत बजट पेश करती है। इसे भी कवर कर लेते हैं। देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 में भारत के केंद्रीय बजट को वार्षिक वित्तीय वितरण के रूप में निर्देशित किया गया है, जो कि भारतीय गणराज्य का वार्षिक बजट होता है, जिसे प्रत्येक वर्ष फरवरी के पहले दिन भारत के वित्त मंत्री द्वारा संसद में पेश किया जाता है ना। इस साल क्यों है थोड़ा सा यहाँ पर फ़र्क, क्योंकि मैंने बताया ना इस साल लोकसभा के इलेक्शंस हुए थे, इसलिए यहाँ पर थोड़ा सा आपको बदलाव देखने के लिए मिलेगा समय में। अगला प्रश्न है, भारत में पहली बार कब बजट पेश किया गया था? पहली बार याद रखिएगा 7 अप्रैल 1860 में। 7 अप्रैल 1860 में भारत में पहली बार बजट 7 अप्रैल 1860 में पेश किया गया था। उस समय देश ब्रिटिश शासन के अधीन था। स्कॉटिश अर्थशास्त्री और ईस्ट इंडिया कंपनी के राजनेता जेम्स विल्सन ने देश का पहला बजट ब्रिटिश क्राउन के सामने पेश किया था। आपको यह याद रखना है। ठीक है, अब देखिए, स्वतंत्र भारत का पहला बजट वर्ष 1947 में किसके द्वारा पेश किया गया था? बताइए। 1947 में स्वतंत्र भारत का पहला बजट R.K. शनमुखम चेट्टी के द्वारा पेश किया गया था, है ना। याद रखिएगा, प्रश्न आया है एग्जाम में पहले भी। इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्वतंत्र भारत का जो पहला बजट है यह 26 नवंबर 1947 में R.K. शनमुखम चेट्टी द्वारा पेश किया गया था। यह जो बजट है 15 अगस्त 1947 से 31 मार्च 1948 तक के 7.5 महीने की अवधि के लिए था। ठीक है, अभी तक सबसे ज़्यादा 10 बार बजट किसने प्रस्तुत किया है? तो वो है मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई इन्होंने प्रस्तुत किया। सबसे ज़्यादा बार बजट पेश करने का जो रिकॉर्ड है पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के नाम पर दर्ज है। उन्होंने 1962 से 69 के बीच वित्त मंत्री रहते हुए सर्वाधिक 10 बार बजट पेश किया है और निर्मला सीतारमन इन्होंने 7 बार पेश किया है। उन्होंने कुल 10 बजट पेश किए, जबकि पी चिदम्बरम जो है इन्होंने 8 बार बजट पेश किया है। आपको ये भी याद रखना है। ठीक है, याद रखिएगा, मोरारजी देसाई इन्होंने 10 बार पेश किया और पी चिदम्बरम इन्होंने 8 बार बजट पेश किया और निर्मला सीतारमन इन्होंने 7 बार। बजट की शुरुआत कहाँ से हुई है? इंग्लैंड से इसकी शुरुआत हुई। कहाँ से? इंग्लैंड से बजट की शुरुआत हुई है। बजट की शुरुआत इंग्लैंड से हुई। 1760 की शुरुआत में राजकोष के चांसलर ने प्रत्येक वित्तीय वर्ष के शुरू में संसद में राष्ट्रीय बजट पेश करना शुरू किया था। कब? 1760 की शुरुआत में। सबसे लंबे बजट भाषण का रिकॉर्ड किस वित्त मंत्री के नाम है? निर्मला सीतारमन इनके नाम पर है। देखिए, सबसे लंबे बजट भाषण का रिकॉर्ड मौजूदा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन के नाम। उन्होंने 1 फरवरी 2020 को यूनियन बजट 2020-21 पेश करते समय 2 घंटे 40 मिनट का लंबा बजट भाषण दिया था। अगला प्रश्न है, देश का सबसे छोटा बजट किसने पेश किया? तो याद रखिएगा, हीरू भाई मुलजी भाई पटेल ने। मात्र 800 शब्दों का ही बजट था। देश का सबसे छोटा बजट केवल 800 शब्दों का ही था। 1977 में वित्त मंत्री हीरू भाई मुलजी भाई पटेल ने पेश किया था। कब? 1977 में। हर साल बजट किसके द्वारा पेश किया जाता है? देश की जो वित्त मंत्री होते हैं उनके द्वारा। अभी कौन है? निर्मला सीतारमन। भारत में वित्तीय वर्ष का पीरियड कब से कब तक होता है? तो यह 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का होता है। भारत में वित्तीय वर्ष का जो पीरियड है ये 1 अप्रैल से 31 मार्च है ना। इस साल से 2024 से लेकर 25 तक का होगा। देश का केंद्रीय पूर्ण बजट इसी अवधि के लिए पेश किया जाता है ना। इस बार क्यों फ़र्क आया समय में? 23 जुलाई को क्यों पेश किया गया? क्योंकि लोकसभा के इलेक्शंस थे। पहली बार किस महिला वित्त मंत्री ने बजट पेश किया? कौन है ये? है श्रीमती इंदिरा गांधी। इन्होंने पहली बार बजट पेश किया था।
महिला अगर बात करें हम तो पहली बार महिला वित्त मंत्री ने बजट पेश किया 1970 में, इंदिरा गांधी इन्होंने पहली महिला वित्त मंत्री के तौर पर इन्होंने बजट पेश किया। इस दौरान ये पीएम के अलावा इनके पास वित्त मंत्रालय का भी प्रभार था। ये देश की पीएम भी थी उस समय और वित्त मंत्रालय का भी प्रभार था इनके पास। ठीक है, अब देखिए बजट का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो ये है चमड़े का थैला। इसका अर्थ क्या होता है, चमड़े का थैला, बजट। अब देखिए बजट शब्द का विकास फ्रेंच शब्द बूजेट से हुआ है, जिसका शाब्दिक अर्थ एक छोटा चमड़े का थैला, बैग होता है। देखिए कितने दिन पहले शुरू हो जाती है बजट की तैयारियां, तो 6 महीने पहले से ही इसको शुरू करना पड़ता है ना। अब देखिए बजट बनाने की तैयारी करीबन 6 महीने पहले यानी आमतौर पर सितंबर से ही शुरू की जाती है। पहली बार देश में पेपरलेस बजट किसने पेश किया, निर्मला सीतारमण। जैसे नेक्स्ट है, देश का बजट सत्र किसके अभिभाषण से शुरू होता है, तो जो वर्तमान में देश के राष्ट्रपति होते हैं उनके अभिभाषण से। अभी कौन है, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू हैं। अप्रैल की किस तिथि से लागू होता है बजट, 1 अप्रैल से लागू हो जाता है बजट। देखिए 1 अप्रैल से लागू होता है बजट। बजट पेश होने के बाद इसे संसद के दोनों सदनों यानी लोकसभा और राज्यसभा में पास करना भी ज़रूरी होता है। दोनों सदनों से पास होने के बाद बजट आगामी वित्तीय वर्ष के पहले दिन यानी 1 अप्रैल से लागू हो जाता है। देश में मौजूदा वित्तीय वर्ष की अवधि 1 अप्रैल से 31 मार्च तक की होती है। अब देखिए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, केंद्र बजट से जुड़े कुछ रोचक तथ्य हम यहाँ पर कवर कर लेते हैं जो आपको पता होना चाहिए। यदि वार्षिक संघीय बजट लोकसभा द्वारा पारित नहीं होता है तो प्रधानमंत्री अपनी मंत्रिपरिषद का त्यागपत्र पेश कर देता है। ठीक है, मतलब कि नहीं पसंद कर रहे हैं ना अगर इस बजट को, तो क्या करेंगे, जो प्रधानमंत्री होते हैं वो पूरी मंत्रिपरिषद का त्यागपत्र पेश कर देता है कि ठीक है, क्योंकि जो सरकार जो चलती है ना एक्चुअली मंत्रिपरिषद प्रधानमंत्री इन्हीं के ही ज़्यादातर डिसीजन से चलती है। तो अगर बजट ही पसंद नहीं आ रहा है तो भैया देश ऐसे चलाना ही नहीं है, तो फिर लोग त्यागपत्र ही दे देते हैं। देखिए प्रारंभ में रेल बजट और आम बजट एक साथ ही प्रस्तुत किया जाता था, याद रखिएगा, लेकिन 1921 में नियुक्त ऑकवर्थ कमेटी की सिफारिशों के आधार पर 1924 में यह जो निर्णय लिया गया कि रेल बजट को आम बजट से अलग प्रस्तुत किया जाएगा, और 1925 में पहली बार रेल बजट को अलग से पेश किया जाता था, है ना। देखिए 1921 तक तो एक साथ पेश किया जाता था रेल और आम बजट को, लेकिन बाद में अलग किया गया, तभी से रेल बजट को आम बजट से अलग प्रस्तुत किया जाने लगा। लेकिन 2017 में भाजपा सरकार ने रेल बजट को आम बजट के साथ पेश करने का निर्णय लिया और 2017 के रेल बजट को आम बजट के साथ ही पेश किया जाने लगा। अब देखिए जवाहरलाल नेहरू ने 1958-59 का जो बजट पेश किया और बजट को पेश करते हुए उन्होंने घोषणा की कि अगले वर्ष से बजट 28 फरवरी के दिन ही पेश किया जाएगा। देखिए जो सरकार आती है वो अपने अपने तरीके से चलाने की कोशिश करती है। देखिए वित्त मंत्री के रूप में वर्ष 1991 में डॉक्टर मनमोहन सिंह इन्होंने देश में आर्थिक उदारीकरण की नीति लागू करने की घोषणा की थी। अंग्रेज़ों ने भारत के लिए बजट पेश करना शुरू किया तो इसके लिए शाम के 5 बजे का समय रखा था, लेकिन 1999 में एनडीए की सरकार के वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा ने बजट पेश करने का जो समय है दिन के 11 बजे से कर दिया गया। ठीक है, और इस साल भी 11 बजे ही पेश किया गया है। देखिए 25 फरवरी 1992 में भारत में पहली बार रेल बजट और 29 फरवरी 1992 को सामान्य बजट का टेलीविज़न का प्रसारण हुआ था। कब हुआ था? 1992 में पहली बार टीवी पर हुआ था। 1955 तक बजट केवल अंग्रेजी में ही पेश किया जाता था, जबकि इसके बाद से कांग्रेस सरकार ने बजट पेपर्स को हिंदी और अंग्रेजी दोनों में प्रिंट करने का फैसला लिया। ठीक है, इंग्लिश में क्यों होता था पता है आपको? ब्रिटिश सरकार ही हुआ करती थी। टैक्स से प्राप्त राशि कहाँ होती थी खर्च? कहाँ होती है खर्च, ये भी आपको पता होना चाहिए। देखिए इनकम टैक्स, जीएसटी या कहीं और से प्राप्त हुई राशि का खर्च भारत सरकार कहाँ करती है? रक्षा पर लगाती है, पुलिस, न्यायिक व्यवस्था, सार्वजनिक स्वास्थ्य, कल्याणकारी योजना, बुनियादी ढांचा जैसे जो आवश्यक खर्च होते हैं ना वहाँ पर करती है। आप जो इतना इनकम टैक्स देते हैं, जीएसटी जो आपसे इतना वसूला जाता है, तो क्या करती है सरकार? यहाँ पर खर्च करती है। भारत सरकार नागरिकों के प्रति अपनी कई तरह की जिम्मेदारियों का निर्वाह करती है, जिसमें सरकारी अस्पतालों में इलाज मामूली खर्च पर या फिर बिल्कुल मुफ्त देती है। शिक्षा, नगर पालिका और सरकारी स्कूलों में शिक्षा दी जाती है, ठीक है, आदि यहाँ पर आप लोगों पर खर्च कर दिया जाता है।
अब देखिए सरकार रसोई गैस भी रियायती दरों पर उपलब्ध कराती है या उन पर सब्सिडी दे देती है। हालांकि टैक्स से प्राप्त होने वाली राशि का इस्तेमाल प्रमुख रूप से राष्ट्रीय सुरक्षा और बुनियादी ढांचा विकसित करने के लिए किया जाता है। ठीक है, सुरक्षा में ज़्यादा खर्च किया जाता है और बुनियादी ढांचा यहाँ पर ज़्यादा खर्च किया जाता है, जो बहुत ज़रूरी है। अब देखिए इसके अलावा आपके ही द्वारा चुकाए गए टैक्स से सरकार विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं चलाती हैं, जिनमें रोजगार से जुड़ी योजनाएं भी शामिल हैं। विभिन्न सरकारी और प्रशासनिक विभागों में लाखों कर्मचारी होते हैं, काम करते हैं। उनको वेतन देना, अन्य खर्च उनके उठाना, ये सब आपके ही टैक्स के पैसे से वहन होता है। ठीक है, जितने भी कर्मचारी हैं ना, जो भी गवर्नमेंट में है, उन्हें कहाँ से पैसा मिलेगा? आपके टैक्स से। अब देखिए इसके अलावा प्राप्तियों का एक बड़ा हिस्सा कर्ज का ब्याज चुकाने में भी चला जाता है। कर्ज भी लेती है हमारी सरकार के। अभी कितना कर्ज है आप ज़रूर सर्च करिएगा। ठीक है, पिछले 10 सालों में सरकार ने बहुत कर्ज लिया है। कर्ज लेती हैं सरकारें। ठीक है, अब जितनी भी आप इतनी जो देख रहे हैं ना कंट्रीज़, जो आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा डेवलप कंट्रीज़ हैं, आप कोई सी भी कंट्री ले लो, उनके ऊपर उतना ही ज़्यादा कर्ज है। तो कर्ज लिया जाता है ताकि डेवलप किया जाए, लेकिन उसको भी धीरे धीरे चुकाना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए कमेंट करके बताइएगा, बजट का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? सिंपल सा क्वेश्चन है, इस वीडियो में हमने कवर कर लिया। चलिए आज की वीडियो में इतना ही। आई होप यह वीडियो आपको पसंद आएगी। पसंद आई चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल नोटिफिकेशन आइकन पे ऑल पे जरूर कर देना। जब भी हम एक न्यू वीडियो अपलोड करेंगे तो एक नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाएगा। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू। आपको इसका PDF मिलेगा, डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया रहेगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं।